नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर के मेइतेई के 9 विधायकों, जिनमें भाजपा के 8 और मणिपुर सरकार का समर्थन करने वाले एक निर्दलीय विधायक ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बीजेपी के नेताओं की निराशा को भी दिखाया गया है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि जनता ने मौजूदा समय में राज्य सरकार में पूरी तरह से भरोसा खो दिया है। इन विधायकों में करण श्याम सिंह, टी राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंह सपम, के रघुमणि, पी ब्रोजेन, वांगजिंग तेंथा, टी रोवेंद्रो, एस राजेन, एस के बी देवी, नौरैया और वाई राधेश्याम शामिल हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि जारी हिंसा के कारण 100 से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई है और बहुमूल्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए जाने के बावजूद धरातल पर कोई खास सुधार नहीं आ रहा है। राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनता को सरकार और प्रशासन पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। उनका राज्य सरकार पर से पूर्ण विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन का पालन करते हुए सरकार के समुचित प्रशासन और कामकाज के लिए कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया जा सकता है, ताकि आम जनता का भरोसा बहाल हो सके। बता दें, पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से जारी हिंसा के बीच मणिपुर के नेताओं की कम से कम 3 प्रतिनिधि मंडल, 2 सत्तारूढ़ भाजपा के और 1 प्रदेश कांग्रेस का दिल्ली में बीते कई दिनों से रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में विफल रहे हैं और पीएम मोदी अब अमेरिका चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला है। सोशल मीडिया पर विपक्ष की लंबे समय बाद बनी मजबूत पकड़ ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। TV9 की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी का थिंक टैंक इन दिनों सोशल मीडिया में विपक्ष का खेल खराब करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पार्टी ने शुरुआत सांसदों से की है। लोकसभा और राज्यसभा के MP को यूट्यूबर और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वालों से मीटिंग करने को कहा गया है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रभाव रखने वालों को जोड़ने का रोडमैप तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक चुनाव हारने के बाद ये छवि बन रही है कि सोशल मीडिया में विपक्ष मजबूत हो गया है। कई पत्रकार, प्रोफेसर और वकील विपक्ष के मुद्दों और विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। TV9 की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी हाईकमान की तरफ से सभी सांसदों को 3 पेज का फॉर्म भेजा गया है। इसमें सांसदों से कहा गया है कि वो विपक्ष के लिए काम करने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलें, उनके साथ मीटिंग करें, उनको अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें अपना बनाएं। मीटिंग में न्यूट्रल रहने वाले और बीजेपी के पक्ष वाले यूट्यूबर को भी बुलाने को कहा गया है। एक तरह से ये तय हो गया है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रचार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और यूट्यूब ही होने वाला है। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरने के संकेत देने वाले अखिलेश यादव ने बीते शनिवार को अपना रुझान बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध विपक्षी दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में सपा का समर्थन करना चाहिए। यानी उन्होंने संकेत दिया है कि सपा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, बशर्ते कि यूपी में सीटों के बंटवारे में उनकी पार्टी का दबदबा हो। बता दें, कुछ सप्ताह पहले सपा ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। सपा ने यूपी के कुछ कांग्रेसी गढ़ों में से एक अमेठी में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि कहा जा रहा है कि सपा अपने मौजूदा सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में है, जिसका मानना है कि कांग्रेस के बिना कोई भी भाजपा विरोधी मोर्चा सफल नहीं हो सकता है। वहीं रालोद के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मुस्लिम कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, इसलिए यूपी में कांग्रेस को विपक्ष के मोर्चे में होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम, जाट और गुर्जर का गठबंधन बन रहा है। राय ने कहा कि पश्चिमी यूपी के कम से कम 22 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों का 38 से 51% और जाटों की 6 से 12% वोटर हैं और बदले हुए परिदृश्य में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की मदद कर सकती है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS द्वारा आयोजित एक समारोह में 2 सिविल सेवकों के शामिल होने ने मध्य प्रदेश में एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। विपक्षी कांग्रेस ने इन गलत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें, एक तस्वीर आई थी जहां पर ये सरकारी अधिकारी सतना जिले में RSS के एक कार्यक्रम में शामिल थे और RSS का सैल्यूट कर रहे थे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले MP के एक DC ने कहा कि वो उसमें कुछ भी गलत नहीं देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सतना जिले के DC अनुराग वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है। ये एक पब्लिक इवेंट था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे।
सरकारी अधिकारियों के इस तरह के आयोजन में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है। बता दें 11 जून को सतना में आयोजित आरएसएस के समारोह की एक वायरल तस्वीर में 2 अधिकारी जिसमें जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा और नगर निगम आयुक्त राजेश शाही न केवल कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि आरएसएस की तरह सैल्यूट भी कर रहे हैं। वहीं इन दोनों अधिकारियों की तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से दूर रखने की डिमांड की है। इस पर बीजेपी ने कहा कि इससे कांग्रेस के आरएसएस के प्रति घृणा का पता चलता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने जब अनुराग वर्मा से आरएसएस सैल्यूट करते हुए उनकी फोटो के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं, जब मैं मंदिर जाता हूं तो मैं सिर झुकाता हूं, अगर मैं मस्जिद और चर्च जाता हूं तो मैं उनके रिवाजों का पालन करता हूं। मणिपुर में चल रहे संकट के बीच कांग्रेस सहित कुल 10 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें हिंसा को हल करने के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट चुप्पी पर सवाल उठाया है। 19 जून के पत्र में विपक्षी दलों ने मणिपुर में हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार की बांटो और राज करो की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि अगर उन्होंने निवारक उपाय और त्वरित कार्रवाई की होती तो संघर्ष को टाला जा सकता था। कांग्रेस ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी को मणिपुर पर निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम से बहुत से नेता मिलना चाहते थे कि उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन आदिपुरुष के विवादित डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर बिना अपॉइंटमेंट के मिलते रहे हैं। वहीं मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने कहा है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, मणिपुर भारत का हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री हमसे मिलने के लिए कुछ मिनट क्यों नहीं निकाल सके। उन्होंने कहा, ये डबल इंजन सरकार की पूरी तरह से विफलता है। पटना में 23 जून की विपक्षी बैठक से पहले हो रहे घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने कांग्रेस से केंद्र की दिल्ली अधिसूचना पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। 23 जून को होने वाली विपक्षी बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को कहा कि उम्मीद है कि बैठक में सभी दल कांग्रेस पार्टी से अपना रुख स्पष्ट करने को कहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उस बैठक का पहला एजेंडा दिल्ली में लोकतंत्र को खत्म करने वाला केंद्र का अध्यादेश होगा। बता दें केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर तमाम विपक्षी दलों और कुछ मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी। सभी ने उन्हें सदन में इस अध्यादेश पर विरोध में मतदान करने का आश्वासन दिया है। केजरीवाल ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन वो समय नहीं पा पाए। एक तरह ये कांग्रेस की ओर से इनकार का संकेत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है और इस स्थिति के लिए एलजी और केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि एलजी चाहे तो वो अपने मंत्रियों के साथ उनकी बैठक रख सकते हैं जिनमें वो सुझाव मांग सकते हैं। केजरीवाल ने लिखा है, मैं ये पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर अपराधों में खतरनाक वृद्धि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए तत्काल लिख रहा हूँ। स्थिति की गंभीरता को इस दुखद तथ्य से समझा जा सकता है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4 हत्याएं हुई हैं। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से दिल्ली की जनता के जीवन की सुरक्षा और विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने कर्तव्य में बार बार विफल होने के रूप में लोग न देखने लगे। पीएम मोदी आज मंगलवार को अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। अमेरिका में उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर एक अभूतपूर्व सौदे की उम्मीद है। अगले 3 दिनों के लिए पीएम मोदी के कार्यक्रम में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र का संबोधन, व्यापारिक नेताओं और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठकें और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में एक राजकीय रात्रि भोज शामिल है। प्रधानमंत्री को भाषण देने का निमंत्रण प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे 2 बार संबोधित नहीं किया है। दुनिया भर में भी बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। चीन के मीडिया ने पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा पर कई तरह की प्रतिक्रिया दी है। द ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका दरअसल भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहता है। अमेरिका चीन की आर्थिक प्रगति से परेशान है, इसलिए वो उसका मुकाबला भारत को आगे बढ़ाकर करना चाहता है।
द ग्लोबल टाइम्स में चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने 3 देशों के बीच बहुपक्षीय संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि वॉशिंगटन नई दिल्ली को बीजिंग के खिलाफ एक ऐसे देश के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है जिसके सहारे वो चीन को घेर सके। चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका की यह जियोपॉलिटिकल राजनीतिक गुणाभाग विफल होना तय है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की स्थिति को भारत या अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। यानी भारत या कोई अन्य देश ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह नहीं ले सकता है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विवादों में घिरी फिल्म आदिपुरुष पर हंगामा का असर दिखने लगा है। फर्स्ट वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने के बाद फिल्म की कमाई में सोमवार को 75% की गिरावट आई है। फिल्म ने चौथे दिन मात्र 35 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। टी सीरीज ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ का कलेक्शन किया था। रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन भी फिल्म आदिपुरुष ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से तीसरे दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में चौथे दिन 75% की गिरावट देखने को मिली है और फिल्म हिंदी भाषा में महज 8.5 करोड़ रुपए ही अपनी झोली में बटोर पाई है। बता दें, आदिपुरुष ने शुक्रवार को जबरदस्त ओपनिंग ली थी, लेकिन ज्यादातर क्रिटिक्स ने इसे खराब रेटिंग दी और फिल्म देखकर लौटे दर्शकों ने भी फिल्म और इसके संवादों को लेकर निराशा जाहिर की थी। देश के कई राज्यों में भीषण लू से हालात खराब होने और कुछ राज्यों में लोगों की मौत की खबरें आने के बीच केंद्र ने कुछ कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मनसुख मंडाविया ने कहा कि 5 सदस्यीय टीम लू की स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों का दौरा करेगी। इस टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR को भी हीट वेव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपाय सुझाने का निर्देश दिया गया है। यह कदम तब उठाए गए हैं जब उत्तर भारत भीषण लू की चपेट में है। 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पिछले कुछ दिनों में करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। इसमें से बलिया में ही कम से कम 68 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।